इंसान की जिद अगर सच्ची हो तो वही जिद उसे अर्श से फर्श तक पहुंचाने में एक बेहतरीन मजबूत डोर का काम करती है। और वो डोर जिद तभी काम आती है जब आपकी जिद का डायरेक्शन बिल्कुल सही हो, और सही डायरेक्शन के लिए सही वक्त पर सही गाइडेंस मिलना बेहद ज़रूरी होता है। और आपकी उसी ज़रूरत को अमली जामा पहनाने के लिए हम हाजिर हैं लेकर के प्रोग्राम हेलो करियर। आपके साथ हूँ मैं चंद्रानी मुखर्जी। अगर मुस्तकबिल से जुड़ा आपके पास भी कोई सवाल है तो आप इन नंबर्स को मिलाकर हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0120258811 और 0120669389 और तीसरा नंबर है 9205287347। करियर से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, आपका तहे दिल से खैर मकदम है, इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। सर, आज हजारों लाखों आंखें ख्वाब देखती हैं इंजीनियर बनने का, लेकिन उनके इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा एक जो कह सकते हैं सेगमेंट, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंजीनियर्स बनने का ख्वाब देखती है। और इसे एक कन्वेंशनल प्रोफेशन माना जाता है, ख़ास तौर से कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये कन्वेंशनल प्रोफेशंस हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। और जब भी कोई बड़ा बनने की बात करता है तो या डॉक्टर बनने की बात करता है या इंजीनियर बनने की बात करता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो स्कोप, जो ख़ास तौर से नंबर ऑफ़ जॉब्स इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, वो ज़ाहिर है और उसके अगर किसी और आप प्रोफेशन में देखें तो रिलेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं है। इसलिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इंजीनियरिंग एक तो हमारे नेशन बिल्डिंग में, हमारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत यूज़फुल है, और दूसरी तरफ हमारे यंग जो भी हमारा यूथ है वो अगर इंजीनियरिंग की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बेनिफिट होता है जी। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट शुरू होती है जो आपकी 12वीं क्लास में आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए जी। और हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम आपके 60% मार्क्स होना चाहिए, और 60% मार्क्स आपके तकरीबन हर उस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है इंजीनियरिंग को आगे पढ़ने में। अगर इतने मार्क्स हैं आपके तो आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर इंतज़ार कर रहा है, ख़ास तौर से इंजीनियरिंग की शक्ल में। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, शौकत श्रीनगर से। हेलो शौकत साहब, बताइए आपका सवाल क्या है। जी मैम, हम बोल रहे हैं कि हमने 10th में पढ़ रहे हैं सर जी। सवाल पूछिए। हेलो जी मैम, हाँ हम 11th में पढ़ रहे हैं और मेडिकल सब्जेक्ट ले रखा है सर जी। अच्छा जी, और EVS है एडिशनल सर। हमें इसके लिए बताइए सर कि आगे हमें शौक है IAS क्वालिफाई करने का। वेरी गुड। तो शौकत का बेसिकली जो सवाल दो पार्ट में है जी। एक ये कि वो ये पूछना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने जो 12th में जैसे उन्होंने कहा मेडिकल यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ाई कर रहे हैं और वो एक अपना करियर इंजीनियरिंग सर्विसेज तो नहीं लेकिन सिविल सर्विसेज में बनाना चाहते हैं, यानी कि IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। बहुत मुबारकबाद शौकत साहब आपको, और आपको इसका अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे बरकरार रखना है, खूब मेहनत करनी है, क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप किसी भी तरह के ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, मतलब कोई ग्रेजुएशन ऑप्ट कर सकते हैं। BSc में भी ऑप्शन आपके पास होगा, इसके अलावा आप MBBS कर सकते हैं। हमारी राय आपको ये होगी कि आपको तैयारी करना चाहिए, जैसे कि आप मेडिकल सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। उसके बाद आप फर्दर अपना, क्योंकि जो आपकी सिविल सर्विसेज होती हैं या IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपका ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है। तो पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अपनी तैयारी भी बरकरार रखें। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, ख़ासतौर से जनरल स्टडीज़ हम बार बार बताते हैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम में भी। दूसरा, एक अखबार ज़रूर आप पढ़ें, ख़ास तौर से इंटरनेशनल न्यूज़ आप, और इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की है या वर्ल्ड की इकोनॉमी है उस पर फोकस, जो भी चीज़ें अखबार में आती हैं उस पर ध्यान रखें तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप कामयाब हो पाएंगे। जी सर, और जैसे कि होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा 3 साल का होता है और डिग्री 4 साल की होती है। लेकिन अगर डिप्लोमा करते करते किसी को ये महसूस होने लगता है कि उसको डिग्री करनी चाहिए थी सेकेंड ईयर में,
तो क्या उसको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी डिग्री में? नहीं, देखिए, जो हम पहले अपने व्यूवर्स को बता दें कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग जैसे आपने बताया अभी 3 साल का होता है, और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10वीं क्लास होती है। अगर आपने 10वीं क्लास पास की हुई है तो आप डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। आपने 12वीं की है तब भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं होती है। तो 10वीं के बाद जो बच्चे जल्दी जॉब में जाना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, वो अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके जॉब में जा सकते हैं। लेकिन जो लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग ख़त्म कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, वो अगर बीटेक या बीई कंटिन्यू करना चाहते हैं उसी स्ट्रीम में, तो उनके पास एक प्रोविज़न होता है कि वो लेटरल एंट्री ले सकते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर में उनका एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ये प्रोविज़न है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में प्रोविज़न नहीं भी है, लेकिन मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में प्रोविज़न होता है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि आप बीटेक जो है अपना 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। बिल्कुल सर, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 जी, आइए, मैं सवाल पूछा रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से इकरामुद्दीन। और जो बच्चे हैं वो 10th में बच्चे ने एग्जाम दिया था लेकिन पास नहीं हुए, तो 1-2 साल से बैठ रहे हुए नहीं, तो क्या NIOS जो है ओपन स्कूल है उससे करा सकते क्या उनको? उससे कैसा करना है? जी जी, देखिए, जैसा हाँ बिल्कुल, NIOS से आप कर सकते हैं, और NIOS में कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट्स में भी आप अपना 10वीं करना चाहते हैं, जिन सब्जेक्ट से 12वीं करना चाहते हैं, जो लोग किसी वजह से 12वीं नहीं कर पाए उनके लिए भी NIOS है, और NIOS का इक्विवेलेंस बिल्कुल बराबर है आपके 10वीं क्लास के। तो आप कहीं भी एडमिशन 11वीं में ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी वजह से 10वीं क्लास पास नहीं कर पाए तो NIOS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और खूब मेहनत करें, उसमें अच्छे नंबर लाएं और फिर अपनी रेगुलर पढ़ाई शुरू कर दें। सर, हमारे पास यूपी से एक कॉल आई है, आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ टीवी हेलो कैरियर। जी, आप अपना सवाल सर जी आप अपना सवाल पूछें। जी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं एक टीचर हूँ जी, और मैं जैसे सिविल सर्विस में ट्राई किया और मुझे सफलता नहीं मिली, तो मैं अब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ शिक्षा में। तो जैसे भी मैं PhD वगैरह करने के लिए क्या मेरे लिए कोई लाइन बची है? PhD कर सकता हूँ इन सर्विस होने के बावजूद भी, जैसे इग्नू से या कहीं और से, या नहीं हो सकता है? जी जी, देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक टीचर होने के नाते अच्छी बात है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं और करियर को फर्दर आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें जो स्कूल टीचर से फर्दर आगे कॉलेज में चले गए, लेक्चरर बन गए, उसके बाद प्रोफेसर बन के रिटायर हुए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके लिए प्रोविज़न है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। आपको अपने यहाँ से एक NOC लेनी होगी अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए, और आपको स्टडी लीव का प्रोविज़न अगर आपके डिपार्टमेंट में है तो वो भी मिल सकता है। अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो वो प्रोविज़न होता है, वहाँ से आप स्टडी लीव लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ख़ास तौर से PhD में। लेकिन हम ये बताएं ज़रूर सब लोगों को कि जो हमारे व्यूअर्स हैं कि जो लोग PhD करना चाहते हैं उनके मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए, जो UGC का कानून है। उसके बाद 6 महीने का आपको एक टेस्ट देना होगा, ख़ास तौर से जो टेस्ट PhD जिस भी यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं, या आपके पास कोई भी नेट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है, अगर नेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको टेस्ट से एग्जम्पशन मिल सकता है, वरना आपको टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपको 6 महीने कोर्स वर्क होता है, वो फुल टाइम आपको कोर्स वर्क करना है, तो वो आपको करना होगा। उसके बाद आपकी PhD कंटिन्यू होगी। हम तो ये कहेंगे कि आपको PhD ज़रूर करना चाहिए, और PhD करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती जी। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे नाजरीन के लिए जो PhD करना चाहते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं कश्मीर से, मोहम्मद इदरीस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं मोहम्मद इदरीस बोल रहा हूँ जी। सवाल पूछिए अपना। सर, सवाल पूछना सर, मैंने M.Com किया है सर ग्रेजुएशन में। जी जी सर, मतलब B.Com किया सर, मतलब जो मेरी ग्रेजुएशन है सर वो मैंने सर B.Com में कॉमर्स में सर ली है। नहीं, B.Com करने के बाद क्या किया आपने? सर हाँ, मैं समझ रहा हूँ इसके बाद सर M.Com करूँ सर या उसके और कुछ करूँ सर? देखिए, अगर आप अकाउंटेंसी में ही जाना चाहते हैं तो M.Com करिए, और अगर आप फर्दर किसी और डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो MBA फिनेंस भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप CA की तैयारी भी कर सकते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो
पेपर्स होते हैं उनको जो सब क्वालिफाई करें और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और कंपनी सेक्रेटरीशिप भी आप ले सकते हैं। तो कॉमर्स में काफ़ी फील्ड्स हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, उसके बाद आपके पास बैंकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपका इंटरेस्ट हो, आप उस तरह का कोर्स कर सकते हैं फर्दर। लेकिन आपको ज़रूर कोई ना कोई पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहिए जिससे आपका करियर अच्छा होगा। बिल्कुल सर, और हमारे पास बहुत दूर दूर से कॉलर्स जुड़ते हैं हमारे साथ। अभी नासिक से कमरुज जमा हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, कमरुज जमा साहब सवाल पूछिए। सर जी, कमरुज जमा साहब अपना सवाल पूछें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, जी कमरुज जी, हम आपसे एक बहुत दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने जो है वो 10वीं पास होने के बाद में 11 12 अभी 12 साइंस में हूँ मैं। हेलो जी जी, आप सवाल पूछे, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, अभी 12th में हूँ मैं अभी जी। हाँ, एक्चुअली थोड़ा जी, आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, तब आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से हमारे पास पहुंच पाएगी। अच्छा, अभी 12th में हूँ सर मैं जी। तो 12 साइंस में है मैं अभी। तो साइंस के बाद 12th के बाद में मैं ठीक है कर लिए जी। अभी मैं साइंस में हूँ सर, 12th साइंस में हूँ जी। हाँ, और अब मुझे डिप्लोमा में जा सकता हूँ क्या मैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं आप। देखिए 12th पास होने के बाद जैसे 10वीं के बाद जाते हैं ना, तो ये हिसाब से 12th के बाद जा सकते हैं, उसमें कुछ नुकसान है क्या सर हमारा? चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए 12वीं के बाद आप जाते हैं तो अच्छा है, आपने अगर 12वीं कर ली उसके बाद भी डिप्लोमा में जा सकते हैं। और डिप्लोमा अगर आप 12वीं के बाद करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो 12th प्लस डिप्लोमा को कंसीडर करती हैं, 10th प्लस डिप्लोमा को कंसीडर नहीं करती। उनके जो भी उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं, तो आप जा सकते हैं बिल्कुल, और आपको जानने से फ़ायदा भी होगा। जी, और सर क्या मार्क्स भी इसके लिए कुछ उतने चाहिए होते जितने 10th में क्या होते? जी जी जी। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, नज़ीर अहमद मलिक। हेलो हेलो। हाँ जी जी जी, नज़ीर साहब जी। हाँ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, हेलो जी, आप सवाल पूछिए नज़ीर साहब। मैं टीडीसी में पढ़ता हूँ, यानी 12वीं जमात में। मैं कौन सा सब्जेक्ट पकड़ूंगा? नहीं तो 12th में आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं। हाँ। तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी 12वीं में? नज़ीर साहब, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी? हाँ जी हाँ। आप तो सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि आप तभी हमें अच्छी तरीके से सुन पाएंगे और हम भी आपको अच्छे से सुन पाएंगे। हाँ, 12वीं में पढ़ रहा हूँ और मेरे मेडिकल सब्जेक्ट है। अच्छा ठीक है। तो आगे मुझे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? जी ठीक है ठीक है। तो सर ये जानना चाहते हैं कि आगे इनका क्या फ्यूचर किस तरीके से बन सकता है? जी जी जी, देखिए आज जिन लोगों के पास भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है उनके पास बहुत बड़ा एक स्कोप होता है। ख़ासतौर से वो शुरुआत होती है, जैसे मेडिसिन जो MBBS का कोर्स होता है, उसके बाद आपके पास और जैसे BDS डेंटिस्ट्री आपके पास एक ऑप्शन होता है। उसके अलावा आपके पास अलग अलग पैथीज़ में ऑप्शंस होते हैं, जैसे BUMS एक ऑप्शन होता है, BAMS एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जा सकते हैं, आप जो ऑप्टोमेट्री होती है उसमें जा सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के, उसमें आप जा सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको उस लाइन में नहीं जाना है और आप BSc बायो साइंसेज में जा सकते हैं, BSc की जो लाइफ साइंसेज हैं उसमें जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये आपको पहले तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उसके हिसाब से आपको कोर्स चुनना चाहिए। क्योंकि जिधर आपका ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि इधर आपकी रुझान या ज़्यादा है, वो आपको करना चाहिए। बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। हेलो हेलो मैम जी। मैम मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जी। तो मुझे क्या रास्ता चुनना है आगे, मेरा क्या फ्यूचर बनेगा? जी ज़रूर। देखिए बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक बहुत ही अपकमिंग और बहुत ही जिसका स्कोप हम कह सकते हैं आज की तारीख में बिल्कुल हॉट केक जिसको कहते हैं, एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है तो आपको कुछ स्किल सेट ज़रूर डेवलप करना चाहिए। जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की आजकल ज़रूरत है
उनकी आप लैंग्वेजेस की ज़रूर आप कहीं ना कहीं मशक करें, उसको सीख लें। अगर वैसे तो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया तो आपने सीखी ज़रूर होंगी, और आईटी कंपनीज़ को अप्रोच करें, उनके साथ काम करना शुरू करें। और क्योंकि बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में के इस वक्त बहुत नंबर ऑफ़ जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स में आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जॉब में जाना चाहिए और फिर उसके बाद फर्दर आपको देखना है कि आप मास्टर्स किस तरफ करना चाहते हैं। पहले एक बार अपनी जॉब शुरू करिए किसी अच्छी कंपनी के साथ, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और हमारे साथ सूफिया है श्रीनगर से। हेलो। हेलो जी जी सूफिया, सवाल पूछिए। हेलो जी सूफिया, अस्सलाम वालेकुम, आप अपने सवाल पूछें। सर लगता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सूफिया, आप अपना सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। इनका राब्ता हमसे कायम नहीं हो पाया। सर आपने बातों बातों में कहा था कि बीटेक और बीई कर सकते हैं, तो इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? देखिए, ये नॉमेनक्लेचर होता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बीई प्रोग्राम ऑफर करते हैं, कुछ बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन अभी मेजॉरिटी यानी कि 90% कॉलेजेस जो हैं बीटेक की ही डिग्री देते हैं। बहुत सारी जगह पे बीई भी यूज़ होता है एज ए नॉमेनक्लेचर, तो एज ए कोर्स देयर इज़ नो डिफरेंस। इस्तकबाल है प्रोग्राम हेलो करियर में, और सर आपका भी खैर मकदम है एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। हेलो 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 जी जी हेलो जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो जी, आप अपने सवाल पूछें। जी, यूपीएससी के बारे में जानना था सर। जी अपना सवाल दोहराएं, आप क्या जानना तो चाहते ये हैं? यूपीएससी के बारे में जानना चाह रहे थे। यूपीएससी के बारे में जानना था, पहली बार जा रहा है यूपीएससी के लिए, उसके लिए कैसी क्या राय होनी चाहिए? जी अच्छा, देखिए, जो लोग भी यूपीएससी में ख़ास तौर से जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसके आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो लोग ख्वाह हैं आईएएस आईपीएस बनने के, उनके लिए यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करनी होती है। 3 बेसिकली पार्ट्स में होता है इसकी शुरुआत। प्रिलिमिनरी एक एग्ज़ाम होता है, उसमें आपकी जनरल स्टडीज़ और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका एक मेंस का होता है जिसमें आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और उस सब्जेक्ट को मेंस एग्ज़ाम में देते हैं, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये बेसिकली आपको, अगर जो लोग भी इसको करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए और आपको जनरल स्टडीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए इनिशियली। अगर आपका अच्छा बेस होगा तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आसानी होगी। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अरीज ओखला से। हेलो मैम, आई एम अरीज एंड आई वांट टू आस्क दैट आई वांट टू जॉइन जामिया फॉर माय फर्दर स्टडीज। ओके। कौन से कोर्स में करना चाहते हैं? जी मैम, आई वांट टू जॉइन जामिया फॉर माय फर्दर स्टडीज इन साइंस फील्ड। You are in which class now? आई एम इन 10th Very good. Okay. and will be appearing for boards in this year only. ओके। Good. So how much should I score so that I will be welcomed? Okay, very good, अरीज। हम अरीज को ये बताना चाहेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर आप 11वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं और साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। एंट्रेंस टेस्ट होता है जो एडमिशन के लिए होता है 11वीं क्लास में, और उसमें थोड़ा मुश्किल टेस्ट होता है क्योंकि उसमें एक अच्छी खासी तादाद अपीयर होती है और सीटें कम होती हैं, तो आपको खूब तैयारी करनी होगी। देखिए, मार्क्स आपको अच्छे लाने, आपको खूब पढ़ाई करनी है, 10वीं क्लास में अच्छी तरह से पास करिए, अच्छे मार्क्स के साथ पास करिए, लेकिन उसके बाद आपको उस एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी करनी होगी। वो 10वीं के बेसिस पर ही होता है, इसलिए आप अगर 10वीं की अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप उस टेस्ट को पास कर लेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप जामिया में आते हैं, साइंस में आप एडमिशन लेते हैं, उसके बाद आप ज़ाहिर अच्छी पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से। हेलो हेलो जी जावेद साहब। जी जावेद साहब, आप अपने सवाल पूछे। मैम, मेरे बेटे ने 12th पास किया है जी किन सब्जेक्ट्स के साथ? अब इसके लिए क्या ऑप्शन है, कौन सा क्या क्या करें? जी, सब्जेक्ट्स क्या थे आपके बेटे के? आर्ट्स। देखिए, आर्ट्स से अगर जिनके पास सब्जेक्ट्स हैं उनके पास ऑप्शंस जनरली जो है थोड़े कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो साइंसेस के ऑप्शंस हैं वो नहीं उन्हें मिल पाते, लेकिन फिर भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं,
आप लॉ में जा सकते हैं, आप सोशल वर्क में जा सकते हैं, आप सोशोलॉजी में जा सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में जा सकते हैं, आप मास मीडिया में जा सकते हैं, आप और बेसिकली हिस्ट्री, लैंग्वेजेस कोई सी भी, जैसे इंग्लिश है, अरबी है, उर्दू है, या और कोई ऐसी लैंग्वेज आप करना चाहते हैं जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, टर्किश है जैसे, उसमें आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। हम जनरली, हमारे बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि आर्ट साइड के बाद हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास उतने ही ऑप्शंस होते हैं जितने साइंस वालों के पास ऑप्शंस होते हैं। तो आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपना ग्रेजुएशन का कोर्स। बिल्कुल सर। हमारे साथ कश्मीर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी जी, आप अपने सवाल पूछें। जी मैम, मैंने नॉन मेडिकल में ग्रेजुएशन की है, तो मेरे लिए ऑप्शन क्या है अब आगे करने के? नहीं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? जी। किस में, बीए किया है आपने, बीएससी? नहीं, नॉन मेडिकल में बीएससी किया है। अच्छा, ठीक है। नॉन मेडिकल में इन्होंने बीएससी किया हुआ है। देखिए, नॉन मेडिकल और मेडिकल तो बीएससी में नहीं होता, लेकिन ठीक है, बीएससी आपने शायद, मुझे लगता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में किया होगा जी। लेकिन बीएससी के लेवल पे आपको बेहतर यह है कि आप अपना मास्टर्स के लिए जाएं। मास्टर्स के लिए आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो। मिसाल के तौर पे आपको टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। आप मास्टर्स अपना फर्दर, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उसी बीएससी के बाद किसी भी एक सब्जेक्ट जिसमें बीएससी की उसमें एमएससी कर सकते हैं, और उसके बाद पीएचडी वगैरह करके आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। एमबीए भी आप कर सकते हैं, उसके बाद आप एमबीए ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास एमसीए, अगर आप फिजिक्स मैथ्स में अगर आपके पास सब्जेक्ट रहा है तो आप एमसीए भी कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स की फील्ड में भी जा सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। मिसाल के तौर पर आप एमबीए हेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं, एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या एमबीए इंश्योरेंस कर सकते हैं, मैनेजमेंट। डिपेंड करता है कि असल आपका चॉइस किस तरफ है। वो इंटरेस्ट भी बहुत मायने रखता है। हमारे साथ आमिर मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से। हेलो जी जी जी, आमिर साहब, मैंने सिविल इंजीनियर में बीटेक किया है जी। तो कोई स्कोप ही नहीं नौकरी का, कहीं प्राइवेट कंपनी में जाते हैं वो भी नहीं मानते हैं, कहते हैं मिनिस्टर के सिफारिश। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा स्कोप कम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डेवलप करनी चाहिए। खासतौर से जैसे कॉस्ट इंजीनियर्स होते हैं, थोड़ा आप अपने आप को अगर इस तरफ डेवलप कर लेते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या स्ट्रक्चरल डिजाइन या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आप करते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स कर लेते हैं, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसके बाद ये कर सकते हैं। वरना आपको तैयारी करनी चाहिए अपनी, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। आजकल गवर्नमेंट जॉब्स फिर भी थोड़ी अभी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, थोड़ा उस पर थोड़ा फोकस करें तो शायद जॉब मिलना आसान होगा। वरना आप अपनी हायर स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे एमटेक आप अपनी स्ट्रक्चर्स में या इन्वायरमेंट में करें तो आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा ये टाइम को देखते हुए करना चाहिए। थोड़ा अभी रिसेशन है इस फील्ड में, इसमें कोई शक नहीं कि नंबर ऑफ जॉब्स सिविल इंजीनियरिंग में कम हुई हैं पिछले सालों में, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है बढ़ जाए। तो आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी उस हिसाब से। लेकिन आप गेट की प्रिपरेशन करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, और थोड़ी तैयारी करें जो सरकारी नौकरियां आ रही हैं। उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर सीखना, तो आपको प्राइवेट जॉब्स में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिल्कुल सर। और नईम हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी नईम साहब। हेलो जी नईम साहब, बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं एक्चुअली अभी मैंने मैम ट्वेल्थ रिसेंटली क्लियर करे आपने। मैं एक्चुअली अच्छे फील्ड की ओर जाना चाहता हूँ मैम। तो ट्वेल्थ में आपके सब्जेक्ट क्या थे? ट्वेल्थ में सर मेडिकल टर्म्स थे सर। पीसीबी। तो डॉक्टर बनना नहीं चाहते आप? सर एक्चुअली अभी डॉक्टर ही सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हम आपको बताते हैं क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, हमने इससे पहले भी सवाल के जवाब में ये बताया था कि जिन लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मेडिकल कोर्स जो सब्जेक्ट्स हैं, वो लोग बहुत सारी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ख़ास तौर से जैसे अगर किसी वजह से आपको ये लगता है कि आपका एमबीबीएस की आपको वो नहीं मिल सकती अपॉर्चुनिटी, या किसी वजह से भी आप नहीं जाना चाहते, तो आपके पास डेंटिस्ट्री दूसरा ऑप्शन होता है। आपके पास डिफरेंट पैथीज़ हैं, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, उसमें जा सकते हैं। मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे आजकल, जैसे बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन इमरजेंसी सर्विसेज, बीएससी इन डायलिसिस, तो बहुत सारे इस तरह के भी कोर्सेज हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको इमीडिएट जॉब में जाना है। सर, हमारे साथ पुणे से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
हेलो हेलो जी। हेलो जी, आपसे एक दरखास्त है हमारी कि आप प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए। हेलो जी, सवाल पूछे। हाँ, मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, तो मुझे पूछना था कि मैं यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ क्या? आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, दोबारा बताएं, हम आप सुन नहीं पा रहे। ग्रेजुएशन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स में किया उन्होंने। देखिए, कोई भी ग्रेजुएशन हो, हम सारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन जो आपके बैचलर्स डिग्री होती है, कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया है, जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है या 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, वो कोई भी डिग्री की है, आप एलिजिबल होते हैं सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए। जी, और सर हमारे साथ मोहम्मद हमजा जुड़ चुके हैं कश्मीर से। आइए जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो हेलो जी, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनका राब्ता कायम नहीं हो पाया किन्हीं वजह से, और एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं जिनके जरिए हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए जा सकता है? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे अपने सारे व्यूअर्स को, जो लोग भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और जिनके पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए एक एग्जाम होता है जिसको JEE मेंस कहते हैं, और बहुत जल्दी उसके फॉर्म्स भी आने वाले हैं, इसलिए आपको वो अप्लाई ज़रूर करना है। उस एग्ज़ाम को आपको देना होगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अपना एक फॉर्म होता है, वो भी आपको भरना है, यानी कि आपको JEE का एग्ज़ाम भी देना है, JEE मेंस का, और उसके अलावा जो फॉर्म है जामिया का वो भी भरना है। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसका अपना एक एग्ज़ाम होता है, वो JEE मेंस के थ्रू एडमिशन्स नहीं लेते, लेकिन उनका अपना एग्ज़ाम होता है, इसलिए उसका भी फॉर्म आपको अलग से भरना होगा। बाकी ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो JEE मेंस के बेसिस पे, उनकी मेरिट पर एडमिशन्स लेते हैं अपने यहाँ, उसकी काउंसलिंग होती है और उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें तकरीबन आपके जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें आपको उसके लिए आपको JEE एडवांस देना होता है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतने अच्छे आइडियाज़, इतना अच्छा डायरेक्शन, इतनी अच्छी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को दी, हमारे नाज़रीन को दी। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। और इस वक्त की इजाज़त और नहीं है कि आपके साथ राब्ता और कायम किया जा सके। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।